हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने कंफर्मेशन की बात करी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर के अंदर। और कंफर्मेशन के अंदर बच्चों अपन ने बोला था कि सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेट करने से जो अलग अलग स्टीरियो अरेंजमेंट्स बनते हैं उसको अपन ने कंफर्मर्स बोला था। क्लियर। और अभी तक जो एग्जांपल्स हमने काम लिए थे, चाहे ब्यूटेन का लिया हो, चाहे प्रोपेन का लिया हो, चाहे ब्रांच्ड ब्यूटेन का लिया हो, उन सभी के अंदर जो अपन ने स्ट्रक्चर ली थी ए साइक्लिक स्ट्रक्चर थी। क्लियर। किसी के अंदर भी साइक्लो स्ट्रक्चर नहीं थी। टुडे वी आर going to discuss about the conformation isomerism of the cyclo compounds. Clear? साइक्लो एल्केन्स की अपन बात करेंगे और उनके अंदर अपन कंफर्मेशन आइसोमर्स की बात करेंगे। स्पेशली अपन पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सेन के कंफर्मर आइसोमर्स क्या होते हैं। बट साइक्लोहेक्सेन पर जाने से पहले अपने को यह जानना है कि साइक्लो स्ट्रक्चर बनानी है तो मिनिमम 3 की स्ट्रक्चर बनेगी, यानी साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन, देन साइक्लोहेक्सेन। इनमें से कंपैरेटिवली कौन ज्यादा स्टेबल होता है और क्यों, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले पीछे की मैं 2 बातें आपसे रिकॉल करना चाहूंगा कि 2 तरह का रिपल्सन या 2 तरह की स्ट्रेन हम बच्चों पढ़ चुके हैं, वो यहां भी काम आएगी। यहां एक एडिशनल स्ट्रेन जो है वो और काम आएगी, जिसको अपन अभी पढ़ने वाले हैं। 2 स्ट्रेन जो अपन पढ़ चुके हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास कोई CH बॉन्ड था और इसके पैरेलल में दूसरा CH बॉन्ड है और CH बॉन्ड का वैन डर वाल्स रिपल्सन अपन ने 0 माना था, और इनके बीच में जो आपस में रिपल्सन होता है इसको अपन ने बोला था टॉर्सिनल स्ट्रेन, TS में इसको शॉर्ट में बोल रहा हूं। और अगर कोई ये कार्बन कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ कोई बल्कि ग्रुप है, जैसे यहां पर क्लोरीन क्लोरीन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से बड़ी साइज का कोई भी है, हाइड्रोजन की वैन डर वाल्स स्ट्रेन अपन ने 0 मानी थी, और हाइड्रोजन से बड़ी साइज का कोई भी है तो उसके अपन वैन डर वाल्स स्ट्रेन मानेंगे। और इनके बीच में जो रिपल्सन लग रहा था इसको अपन ने बोला था वैन डर वाल्स स्ट्रेन। क्लियर। क्या नाम दिया था? वैन डर वाल्स स्ट्रेन। क्लियर। ये 2 स्ट्रेन अपन पढ़ चुके हैं और टॉर्सिनल स्ट्रेन से ज्यादा जो डोमिनेंट है वो आपकी वैन डर वाल्स स्ट्रेन होती है। क्लियर बच्चों। अब आज के डिस्कशन में जिसकी अपन बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन्स। इसको समझने की बात करते हैं। देखिएगा, तो 2 स्ट्रेन के बारे में अपन पहले से जान चुके हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कोई भी साइक्लो है, चाहे आपका साइक्लोप्रोपेन है, ठीक है, साइक्लो की स्टार्ट करें बात अपन, साइक्लोप्रोपेन है, चाहे साइक्लोब्यूटेन है, चाहे साइक्लोप्रोपेन है, पेंटेन है, और चाहे साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, स्ट्रक्चर इनकी एक्चुअली अपन बनाने वाले रियल स्ट्रक्चर्स, ये जितने भी साइक्लो कंपाउंड्स यहां अपन बात कर रहे हैं, इनके अंदर आप देखें तो एक बात है कि कोई सा भी कार्बन, एवरी कार्बन ऑफ एवरी साइक्लो एल्केन यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज है। ध्यान से समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना। हर कार्बन, किसी भी साइक्लो के अंदर आप बात करें तो हर कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है। और एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के लिए अपन सब जानते हैं कि जो बॉन्ड एंगल होता है 3D के अंदर, ये 109 डिग्री 28 मिनट होता है। यानी जब एक sp3 कार्बन पर जो लगे हुए ग्रुप हैं इनके अंदर एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, तो हम ये मानते हैं कि उस समय इनके बीच में जो रिपल्सन लगता है वो मिनिमम होता है। इससे ज्यादा एंगल एक sp3 एटम के अंदर अपन कर नहीं सकते, है ना। अपन पढ़ते हैं sp3 इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल, ठीक है, इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 109 से ज्यादा आप एंगल नहीं कर सकते। इस समय भी ऐसा नहीं है कि रिपल्सन 0 होगा, लेकिन रिपल्सन मिनिमम होगा। यानी यहां ये जो CH बॉन्ड के कार्बन है, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर CH के, यहां CH के, इनके बीच में जो रिपल्सन होगा वो रिपल्सन 109 डिग्री 28 मिनट पर मिनिमम होगा। और यहां हम समझने के लिए ये मान लेते हैं कि इस रिपल्सन को, इस समय इन बॉन्ड के बीच में जो रिपल्सन है, इस रिपल्सन को अपन 0 कंसीडर कर लेते हैं। अपन ये कंसीडर कर लेते हैं कि जब भी कोई sp3 वाला अरेंजमेंट है और उसके अंदर एंगल 109 डिग्री है, इसका मतलब जो एक हाइब्रिड एटम का प्रॉपर एंगल होना चाहिए वो अगर एंगल है
उस पोजीशन को, क्योंकि उस पोजीशन में जो रिपल्सन लग रहा है बॉन्ड के बीच, उस रिपल्सन को अपन मिनिमम मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। उस मिनिमम वैल्यू को अपन ने जीरो मान लिया और ये मान लिया कि इस समय जो है, जो एंगल है, कम से कम इस एंगल के कारण कोई स्ट्रेन नहीं हो रहा, क्योंकि इससे ज्यादा एंगल आप एक sp3 पर क्रिएट नहीं कर सकते। अब अगर किसी भी sp3 अरेंजमेंट के अंदर किसी भी मजबूरी से, चाहे आपको साइक्लो स्ट्रक्चर बनानी पड़ रही है, चाहे कोई और किसी भी मजबूरी से, अगर आपका एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 मिनट से कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 109 डिग्री 28 मिनट ये एंगल है, इससे आपको कम करना पड़ रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड के अंदर, इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी आपको बॉन्ड को पास लाना पड़ रहा है। अब पास लाओगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन के बावजूद भी जब बॉडीज को हम पास में लाते हैं तो फिजिक्स ऐसी बोलती है कि आपको वर्क करना पड़ेगा, यानी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। और यहां जो एनर्जी मुझे देनी पड़ती है, इस एनर्जी के कारण जब भी सिस्टम को एनर्जी दोगे, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां बॉन्ड को खींच के आप बॉन्ड को छोटा कर रहे हो, 109 डिग्री से कम कर रहे हो, तो जितना 109 डिग्री से कम करोगे उसके कारण जो एंगल में कमी लाओगे, उसके कारण जो रिपल्सन बढ़ेगा पास आने के कारण, उसके कारण जो अनस्टेबिलिटी आती है, उसको हम एक नई तरह की स्ट्रेन, एक नए तरह का खिंचाव बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंगल स्ट्रेन या रिंग स्ट्रेन। क्योंकि 109 डिग्री से कम करने की नौबत सिर्फ तभी आती है जब आप एक साइक्लो स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मैं बात करूं, मुझे यहां पर 60 डिग्री एंगल बनाना है, तो 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो कार्बन और कार्बन, यहां दो तो हाइड्रोजन है, ठीक है, CH3 पर हाइड्रोजन कैसे लगे होते हैं अभी मैं बताऊंगा, क्लियर, एग्जैक्ट 1 बाई सब की बात करूंगा, बट मैं ये बोलूंगा कि इसका जो ये वाला पर्टिकुलर बॉन्ड है 60 डिग्री का है, ये होना चाहिए था 109 डिग्री का बच्चों, और 109 डिग्री से खींच के हमने जबरदस्ती दबा के 60 डिग्री लाए हो, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। रिपल्सन के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो, रिपल्सन हो रहा है उसके बावजूद भी आप पकड़ के पास में ला रहे हो, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसमें अनस्टेबिलिटी आएगी। और एक प्रॉपर sp3 की तुलना में इसमें जो अनस्टेबिलिटी आएगी, इसमें जो खिंचाव आएगा, उसको अपन बोलते हैं रिंग स्ट्रेन। रिंग स्ट्रेन एक नया नाम, या इसका नाम होगा एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन। तो आपके पास अब 3 तरह की स्ट्रेन हो गई है। पहले आपने CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्सन है, CH के बीच में, उसको टॉर्सिनल स्ट्रेन बोला था। एक बल्की ग्रुप के अंदर जो रिपल्सन होता है उसको वंडरवॉल स्ट्रेन बोला था। और तीसरा जो आपका था रिंग स्ट्रेन या एंगल स्ट्रेन। 3 तरह की स्ट्रेन हुई। एंगल स्ट्रेन का मतलब सीधा सीधा आप यूं समझिए कि एक नॉर्मल हाइब्रिड अरेंजमेंट में, संकृत अवस्था में जो एंगल है, उस एंगल को दबा के हम अगर छोटा कर रहे हैं, एंगल को छोटा करने के लिए बॉन्ड को पास में ला रहे हैं, C बॉन्ड, ये बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इस बॉन्ड के को जब पास में ला रहे हो और उसमें जो रिपल्सन हो रहा है, उस रिपल्सन को हमने नाम दिया है क्या, रिंग स्ट्रेन या एंगल स्ट्रेन। क्योंकि 109 डिग्री से छोटा करने की नौबत तभी आएगी जब आप कोई रिंग बनाने जा रहे हो। क्लियर? अब देखिएगा, ये अलग अलग आपको मैंने साइक्लो स्ट्रक्चर्स बनाई, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। इन चारों स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितना एंगल आपने 109 डिग्री से घटा के कम किया है, उतना ही आपको स्ट्रेन लगाना पड़ेगा। तो एक एक करके मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, वैसे इनके एक्चुअल स्ट्रक्चर बताऊंगा। इसके अंदर आपका जो एंगल होता है, ये 2D नहीं होता है एक्चुअली, इसकी स्ट्रक्चर 2D नहीं रहती, मैं बताऊंगा एक्चुअल में। इसकी भी 2D नहीं रहती, इसकी भी 2D नहीं रहती, इसकी स्ट्रक्चर सिर्फ 2D रहती है। ये 60 डिग्री एंगल है, इसमें ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, इसमें ये एंगल 108 डिग्री होता है साइक्लोपेंटेन में, इसमें जो एंगल होता है एग्जैक्ट, वैसे 90 दिख रहा है आपको, एग्जैक्ट 88 डिग्री होता है तो बच्चों, और इसका 60 होता है। तो बच्चों आप समझने के हिसाब से यूं देखिए कि जो आपका साइक्लोहेक्सेन है, इसके अंदर जो रिंग आपने बनाई और रिंग बनाई, उसके अंदर का जो एंगल है, वो एंगल आपका एक नॉर्मल sp3 हाइब्रिड वाला जो एंगल होता है, उतना ही एंगल होता है। इसका मतलब मैं ये बात बड़े दावे से कह सकता हूं कि जो साइक्लोहेक्सेन है, उसके अंदर रिंग स्ट्रेन जो आपका है, रिंग स्ट्रेन कहूं या एंगल स्ट्रेन कहूं, वो 0 होगा, और इसके अंदर एंगल स्ट्रेन 0 है। तो साइक्लोहेक्सेन को एक नॉर्मल sp3 कार्बन के तौर पर एज ए रेफरेंस लेके, इसकी तुलना में बाकी सभी ये कितना छोटा एंगल रखते हैं, उसके हिसाब से कितने अनस्टेबल है, ये बात हम पढ़ने जा रहे हैं कि साइक्लोहेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल
है ना, साइक्लोएल्केन अमॉन्ग ऑल साइक्लोएल्केन्स, क्योंकि इसका जो एंगल है वो एंगल 109 डिग्री है। इसमें हमें खींच के साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए एक sp3 एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट, उसको खींच के बिल्कुल भी पास में नहीं आने पड़ा, एक नॉर्मल एंगल के अंदर ही साइक्लो स्ट्रक्चर हमारी इसकी बन जाती है। इसलिए बच्चों हम ऐसा बोलते हैं, अगर ये प्लेनर होता तो नो डाउट एंगल यहाँ 120 होता बच्चों, लेकिन ये प्लेनर नहीं है। ये कैसा है अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी मैंने सिर्फ एंगल का आपको आइडिया दिया है कि इसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, और अगर मैं कहूं कि मैं सच कह रहा हूं एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, तो इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में मुझे एटलीस्ट बॉन्ड को दबा के पास में लाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए मैं कह सकता हूं साइक्लोहेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन, क्योंकि इसमें रिंग स्ट्रेन या आपकी जो एंगल स्ट्रेन नहीं है, एंगल को मुझे खींच के पास में नहीं लाना पड़ा, एक नॉर्मल sp3 में जो एंगल होता है वही इसमें होता है। अब बच्चों अपन 1 by 1 इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं अरेंजमेंट की। एक मेरे पास बात करें प्रोपेन की, तो आपको बता दूं जो प्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन जो आपका है, सबको आप ढंग से देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में एक फील आ जाए। प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन का मतलब फॉर्मूला हो गया मेरे पास C3 जो H6CH2CH2CH2, ठीक है, C3H6। अब इसमें देखिए साइक्लोप्रोपेन जो होता है बच्चों, ये आपका एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। इसमें ये जो तीनों CH बॉन्ड है, C एक ही प्लेन के अंदर रहते हैं, ठीक है। ये कार्बन की जो रिंग है वो एक पूरी रिंग है। प्लेनर से मेरा मतलब है हाइड्रोजन समेत बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं प्लेनर। तो वैसे तो ओवरऑल मॉलिक्यूल तो प्लेनर हो ही नहीं सकता बच्चों, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन से मॉलिक्यूल कभी प्लेनर नहीं होता। बट मैं बात कर रहा हूं ये जो रिंग है ना पूरी, सिर्फ कार्बन 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 कार्बन, ये जो रिंग है ये रिंग आपकी प्लेनर है। इसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन कैसे रहते हैं मैं बता रहा हूं, बट रिंग पूरी प्लेन में होती है। और अगर एक ये प्लेन रिंग में है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपका, और ये आपका एंगल जो यहां पर है ये 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री हो जाएगा। तो देखो बच्चों मैं अगर बोलूं ये आपका प्लेनर होता है, ठीक है, और ये एंगल 60 डिग्री होता है। अब आप बात करें हाइड्रोजन कहाँ रहते हैं, तो देखिए अगर आप समझना यूं 3D के अंदर कि एक प्लेन के अंदर हाइड्रोजन रिंग है, और मुझे रिंग से देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि एटम्स को ऐसे अरेंज करो कि एटम आपस में दूर रहे प्लस रिंग से मैक्सिमम दूरी पर रहे, क्योंकि रिंग का मतलब ही क्या है, यहां पर कार्बन कार्बन के हैं तो इलेक्ट्रॉन ही। अब आप समझना कि इस रिंग के साथ मुझे हाइड्रोजन को मैक्सिमम डिस्टेंस में रखना है, और सॉरी, और हाइड्रोजन को आपस में भी मैक्सिमम डिस्टेंस में रखना है। तो बच्चों क्या पॉसिबिलिटी होगी, आप खुद सोचिए ना, कॉमन सेंस लगाइए कि एक एक हाइड्रोजन तो परपेंडिकुलर अपवर्ड हो जाएगा इसके साथ 90 डिग्री एंगल पर, मतलब इस रिंग के साथ ये हाइड्रोजन 90 डिग्री एंगल पर हो जाएगा। जब भी इसको अपन बोलते हैं जैसे रिंग है और रिंग के साथ आपने एटम को 90 डिग्री पर लगाया, इस पोजीशन को आप बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, एक्सियल अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन। तो सारे हाइड्रोजन एक्सियल होंगे, ठीक है। और मैंने कैसे अरेंज किया देखिएगा, मैंने क्या किया, एक एटम को परपेंडिकुलर अपवर्ड और दूसरा हाइड्रोजन, जैसे ये है एक हाइड्रोजन परपेंडिकुलर अपवर्ड, ठीक, और दूसरा हाइड्रोजन परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगा, और दोनों ही हाइड्रोजन रिंग के साथ 90 डिग्री है, आपस में 180 डिग्री पर होंगे, यानी एक वेज होगा और एक डैश होगा। क्लियर, अपन अरेंज करते हैं, ये वेज परपेंडिकुलर अपवर्ड वाला हाइड्रोजन और ये डैश से आपका परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, ऐसे इस पर भी एक वेज से, और क्योंकि मेरे पास 2D में अरेंज करना है ये हाइड्रोजन, इसी तरीके से ये आपका वेज और ये डैश। कहने का मतलब ये हुआ, मैं यूं बोलूंगा मोटे मोटे तौर पर, ये साइक्लोप्रोपेन का अपन ने ओरिजिनल अरेंजमेंट बनाया, जैसे 3D में, जैसे अंतरिक्ष में स्टीरियो रूप से ये अरेंज रहता है। तो मैं बोलूंगा साइक्लोप्रोपेन में जो रिंग है, कार्बन कार्बन की जो रिंग है, तीनों कार्बन 1 2 3 वो एक प्लेन में रहते हैं, लेकिन उनसे जुड़े हुए जो 6 के 6 हाइड्रोजन है, इसमें 3 हाइड्रोजन ऊपर की ओर और 3 हाइड्रोजन नीचे की ओर रहते हैं। चाहे ऊपर की ओर हो, जैसे ये प्लेन है कार्बन का, और ये ऊपर की ओर हो चाहे नीचे की ओर हो,
इस पोजीशन को हम एक्सियल कहते हैं। और एग्जैक्ट 90 डिग्री के अलावा किसी भी और एंगल पे रहता है, इसको अपन इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं बच्चों, समझना। जैसे ये रिंग है, कोई भी एक रिंग है और इसके साथ में 90 डिग्री पर रखा, रिंग पर किसी भी एटम पर यूं परपेंडिकुलर एग्जैक्ट, इसके साथ मैंने यूं रखा, एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो ऐसी सारी पोजीशन को हम बोलते हैं बच्चों एक्सियल पोजीशन। चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, प्लेन के साथ ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो चाहे नीचे की तरफ 90 डिग्री हो, इसको अपन बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। और इसके अलावा किसी भी और एंगल पे तिरछा अपन ने शो कर दिया, एंगल पर मैं शो करता, तो इसको अपन बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सारे के सारे हाइड्रोजन एक्सियल है, 3 परपेंडिकुलर अपवर्ड एक्सियल है और 3 परपेंडिकुलर डाउनवर्ड एक्सियल है। और एंगल जो आपका है वो बच्चों 90 डिग्री है। एंगल आपका जो है, एंगल आपका 90 डिग्री एंगल आपने बोला। क्लियर? अब देखिए इसमें हमें कितनी दिक्कत आई। नॉर्मल ये कार्बन ले लो, ये कार्बन ले लो, ये कार्बन ले लो। नॉर्मल जो एक sp3 हाइब्रिड कार्बन होता, मैंने आपको बताया 109 डिग्री 28 मिनट एंगल होता, लेकिन यहां पर मैंने इस एंगल को खींच के इन बेचारों को पास में लाके साइक्लो स्ट्रक्चर बनाने के लिए कार्बन कार्बन को पास में लाके एंगल 60 डिग्री कर दिया। यानी मैंने इसको 109 डिग्री 28 मिनट से खींच के आपका 60 डिग्री कर दिया। तो मैंने मोटा मोटा बोलूं तो कितने डिग्री, 49.28 डिग्री खींच दिया, इसको खींच के पास लिया है। तो मैं कहूंगा मेरा जो एंगल स्ट्रेन है साइक्लोप्रोपेन के लिए वो 49 डिग्री, यानी लगभग 50 डिग्री दबा के मैं कार्बन कार्बन को पास लाया हूं। मेरा एंगल स्ट्रेन या जो रिंग स्ट्रेन है वो 50 डिग्री है, मोटे मोटे तौर पे बोलूं तो साइक्लोप्रोपेन का। और ऐसी चीज अब अपन ब्यूटेन के लिए देखते हैं। क्लियर? साइक्लोब्यूटेन के लिए इसमें आप ध्यान रखिएगा जो आपका एंगल स्ट्रेन है वो 49.2 डिग्री है। ठीक है, नॉर्मली कितना होना चाहिए sp3 कार्बन का, 109 डिग्री। यहां प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई, और प्लेनर स्ट्रक्चर में इसका एंगल कितना है 49.5, मतलब 60 डिग्री। तो 109 होना चाहिए था और हमने खींच के पास में कितना लिया है 60 डिग्री। तो कितना हमने खींच के इसको रिड्यूस किया, 109 से घटा के 60 किया, यानी 49.28 डिग्री रिड्यूस किया। ये हमारा एंगल स्ट्रेन या रिंग स्ट्रेन कंसिडर कर रहे हैं कंपेयर करने के लिए इनकी स्टेबिलिटी को। क्लियर? ऐसे ही हम देखो बच्चों, अगर बात करूं मैं आपसे बच्चों साइक्लोब्यूटेन की, तो देखिए साइक्लोब्यूटेन सोचते ही हमारे दिमाग में ये आता है कि ऐसा रहा होगा, ऐसा प्लेनर की पूरी रिंग एक प्लेन में है, और रिंग अगर एक प्लेन में होती तो आपका ये एंगल 90 डिग्री होता बच्चों। बट एक्चुअली ये रिंग ऐसी नहीं होती। इसके अंदर एक जो कार्बन है, इन चारों कार्बन में से 1 2 3 4 चारों कार्बन एक प्लेन में नहीं होते। हाइड्रोजन तो कहां होते बता दूंगा, चारों कार्बन एक प्लेन में नहीं होते। एक कार्बन हल्का सा ट्विस्ट होकर के ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चला जाता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से होती है। बता दूं आपको, थोड़ा सा देखिएगा, एक कार्बन फ्लिप करके थोड़ा सा अलग प्लेन में चला जाता, दिस वन। ये जैसे ये कार्बन कार्बन प्लेन में, तो चौथा वाला कार्बन उठ के या तो हल्का सा ऊपर आ गया या एक हल्का सा नीचे की तरफ चला गया। और ये जो एंगल है यहां पर 90 डिग्री ना होकर के 88 डिग्री होता है, एग्जैक्टली 88 डिग्री होता है साइक्लोब्यूटेन में। और अब आपको पता है इसमें जो है एग्जैक्ट 4 हाइड्रोजन लगे होंगे। अब अपन देखिएगा, मेरी बात समझना, ये जो साइक्लोब्यूटेन आपने बनाया, इसके जो चारों हाइड्रोजन होते हैं, इसमें से हर कार्बन के पास 2 है ना। सी ये मॉलिक्यूल होगा आपका C4H8। तो ये जो 8 हाइड्रोजन्स हैं, इसमें से 4 हाइड्रोजन जो है, क्योंकि हाइड्रोजन को भी रिंग के साथ भी मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना है, प्लस आपस में भी मैक्सिमम दूरी पर रहना है। तो इसमें क्या होगा कि ये रिंग पूरी प्लेन में तो है नहीं, पूरी प्लेन में होती तो एक परपेंडिकुलर अपवर्ड होता, एक परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होता, और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब रिंग ने प्लेन छोड़ दिया तो इसका मतलब मैं प्लेन के हिसाब से तो डिसाइड नहीं करूंगा, क्या करूंगा, रिंग के साथ एक हाइड्रोजन जो है, जो जिस भी एटम पे अपन जुड़ रहे, एक एक्सियल पर होगा और एक 90 डिग्री के अलावा कोई और अनदर एंगल पे लगा देंगे, उसको अपन इक्वेटोरियल पोजीशन पे बोलेंगे। तो देखिएगा, अपन बोले कि ये जो हाइड्रोजन है ये आपका एक्सियल है, इस पर मैं बोलूं कि ये हाइड्रोजन जो आपका है वो एक्सियल है। क्लियर? और इस पे मैं बोलूं ये हाइड्रोजन जो आपका है वो एक्सियल है, और इस पे मैं बोलूं आपका जो है ये हाइड्रोजन जो है ये अलग प्लेन में है, ये एक्सियल है। ठीक है, 3 हाइड्रोजन मैंने एक्सियल पोजीशन लगाई, हर एक पर एक एक्सियल पर है। एक्सियल जो अपन दर्शाएंगे, जो भी रिंग है उसके साथ 90 डिग्री एंगल से शो करेंगे।
ठीक है। और बाकी जो 3 हैं वो इक्वेटोरियल पर। इक्वेटोरियल को मतलब आप तिरछा कहीं भी दर्शा दीजिए, H H H और H। इस तरीके से ये 3 हाइड्रोजन जो है ये आपके, इसको मैं बोलूंगा ये आपका एक्सियल CH बॉन्ड है और ये आपका इक्वेटोरियल CH बॉन्ड है। और इसके अंदर जो आपकी स्ट्रेन है, मैं कहूंगा रिंग स्ट्रेन जो हुई 109 डिग्री 28 मिनट रेगुलर एंगल होना चाहिए, लेकिन यहां पर आपका कितना है 88 डिग्री। तो बच्चों ये डिफरेंस कितना हुआ 12 और 9 आपका हो गया एंगल, जो रिंग स्ट्रेन इसकी आई 12 और 9 21.28 डिग्री। क्लियर, इतनी रिंग स्ट्रेन आई। आप देखेंगे उसमें कितनी थी 40 आपकी 109 डिग्री 28 मिनट में से आपने 60 कम किया था तो आपकी आ गई थी 49.28। क्लियर, तो 49.28 जो आई थी उसके कंपैरिजन में 21 बहुत कम है। मतलब मैं कह सकता हूं, और जितनी ज्यादा स्ट्रेन होगी रिंग स्ट्रेन, साइक्लो को कंपेयर करते हैं तो रिंग स्ट्रेन से कंपेयर करते हैं, जितनी ज्यादा रिंग स्ट्रेन होगी, इन तीनों स्ट्रेन में से सबसे पहले रिंग स्ट्रेन को ध्यान में देते हैं, फिर वंडरवाल स्ट्रेन को ध्यान देते हैं, फिर टॉर्सिनल स्ट्रेन को ध्यान देते हैं। और साइक्लो में कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले रिंग स्ट्रेन देखेंगे, रिंग स्ट्रेन सेम है तो फिर बाकी स्ट्रेन से अपन जब भी कंपाउंड्स को कंपेयर करेंगे तो रिंग स्ट्रेन से अपन कंपेयर कर रहे हैं। साइक्लोप्रोपेन में रिंग स्ट्रेन थी 49.28, यहां पर है 21.28, तो आप देख सकते हैं कि उससे बहुत कम हो गई है। क्लियर, इसका मतलब साइक्लोप्रोपेन से साइक्लोब्यूटेन ज्यादा स्टेबल होता है। अपन इन जनरल में भी बोलते हैं, बट अगर हम प्रॉपर लैंग्वेज में बोले तो मैं बोलूंगा कि साइक्लोप्रोपेन की तुलना में साइक्लोब्यूटेन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उसकी तुलना में इसकी जो रिंग स्ट्रेन है वो काफी कम है, और रिंग स्ट्रेन या रिपल्सन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। इसी तरीके से अब अपन बात करें साइक्लोपेंटेन को इससे कंपेयर करते हैं तो देखिए इसी तरीके से बच्चों अपन बात करें साइक्लोपेंटेन की, तो साइक्लोपेंटेन के अंदर भी जो आपकी रिंग है वो प्लेनर नहीं होती। ध्यान रखिएगा, रिंग जो है कार्बन की जो रिंग है वो प्लेनर सिर्फ और सिर्फ प्रोपेन में होती है, साइक्लोहेक्सेन और किसी में भी प्लेनर नहीं होती। तो देखिएगा अगर मैं सिंपल प्लेनर बनाता तो एंगल अलग होता, बट इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से है। और ये 4 कार्बन तो आप कह सकते हो एक तरीके से एक ही प्लेन में है, लेकिन 5वां जो इनके साथ कार्बन है वो हल्का सा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, मतलब ये प्लेन है तो 1/4 जो कार्बन है 5वां वो ऊपर की तरफ होगा, ये हल्का सा इस प्लेन से ऊपर की तरफ या इस प्लेन से नीचे की तरफ होगा। इस तरीके से ये आपके 5 कार्बन है, और यहाँ जो एंगल होता है वो बच्चों 108 डिग्री होता है। तो अगर यहां मैं रिंग स्ट्रेन की बात करूं तो हल्की सी रिंग स्ट्रेन है, साइक्लोहेक्सेन से हल्का सा लेस स्टेबल है। रिंग स्ट्रेन की बात करूं बच्चों, साइक्लो रिंग स्ट्रेन या चेन एंगल स्ट्रेन, तो बताओ इसमें जो एंगल की जो स्ट्रेन है वो मैं बोलूंगा कितना, वो मैं बच्चों बोलूंगा आपका 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 108, तो ओनली 1.28 डिग्री की ही स्ट्रेन है। आप सोचिए, एक था अपना 49.28, एक अपने पास था 21.28 और यहां 1.28, और साइक्लोहेक्सेन में 0 मान लिया। तो आप देख सकते हो ये अपने पास था साइक्लोप्रोपेन, ये अपने पास है साइक्लोब्यूटेन, और ये अपने पास है साइक्लोपेंटेन, और साइक्लोहेक्सेन का 0 होता है। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से मैं बोल सकता हूं प्रोपेन से ज्यादा स्टेबल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन से ज्यादा साइक्लोपेंटेन, और साइक्लोपेंटेन से सबसे ज्यादा होता है साइक्लोहेक्सेन, जिसके अंदर ये 109 में से 109 घटाएंगे तो लास्ट में आ जाएगी 0। क्लियर, तो ये हुई बात साइक्लो इसकी आपकी पेंटेन की, एंगल 108 डिग्री है ना, साइक्लोहेक्सेन से थोड़ा सा लेस स्टेबल। बात करें एट CH बॉन्ड के अरेंजमेंट की, तो आपको बता दूं जब भी रिंग, मैंने आपको बोला रिंग भी गिन के गांठ बांध लेना इस बात को, जब भी रिंग आपकी प्लेन में नहीं है तो जो कार्बन है, हर एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन होते हैं CH वैलेंसी चार्ज करने के लिए, इसमें से एक आपका एक्सियल पर होगा और एक आपका इक्वेटोरियल पर होगा। और अगर रिंग प्लेन में है तो बहुत क्लियरली सुन लीजिएगा, रिंग अगर आपकी प्लेन में है तो दोनों हाइड्रोजन एक्सियल होंगे, एक एक्सियल अपवर्ड और एक एक्सियल डाउनवर्ड होगा, जैसा कि प्रोपेन में हुआ था। क्लियर बच्चों, तो यहां देखिएगा अपन अरेंज कर देते हैं चारों हाइड्रोजन, पहले एक्सियल पर, एक्सियल का मतलब 90 डिग्री एंगल रिंग वाले बॉन्ड के साथ, ये
ये CH आपका, ये CH एक्सियल, ये नीचे की तरफ एक्सियल और ये नीचे की तरफ एक्सियल, ये ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ, ताकि रिपल्सन मिनिमम हो, ये एक्सियल। क्लियर? और इसका ये आपका एक्सियल। क्लियर? इक्वेटोरियल अपन रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा आपके कौन से, ऑरेंज कलर से। तो देखिए ये एक्सियल होगा। इसके अलावा 90 के अलावा कोई भी एंगल पर रेंज कर दो तो आपका एक्सियल की जगह इक्वेटोरियल हो जाएगा। ये मैंने आपकी ऑरेंज कलर से जो रेंज करें इसका बाहर की तरफ, ये सब ये आपके इक्वेटोरियल है और ये आपके एक्सियल है। तो हर एक कार्बन के ऊपर एक आपका एक्सियल और एक आपका इक्वेटोरियल है। इस तरीके से इसका एक्चुअल 3D अरेंजमेंट है जो अपने समझ में आना चाहिए। और ये साइक्लोहेक्सेन से हल्का सा लेस स्टेबल है, सिर्फ एंगल का डिफरेंस बचा है, वो 1.28 डिग्री बचा हुआ है। इसको मैं एक फिजिकल केमिस्ट्री के डाटा से भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, है ना। साइक्लोहेक्सेन की जो स्ट्रक्चर होती है बता दूं, उसके अंदर साइक्लोहेक्सेन में भी बात करें अपन तो फिर कंपेयर करेंगे आपस में। साइक्लोहेक्सेन के अंदर आपकी बात करें, साइक्लोहेक्सेन में कई सारे कन्फर्मर्स अपन बनाएंगे, बहुत तरह की स्ट्रक्चर होती है, लेकिन जब हम इन जनरल बात कर रहे हैं तो साइक्लोहेक्सेन का सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो होता है चेयर फॉर्म होता है। उससे अपन बाकी सबको कंपेयर करें तो मैं यूं बोलूंगा कि ये मेरा चेयर फॉर्म है, ये साइक्लोहेक्सेन है और साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म है। क्लियर? अब इसके अंदर आप ये जो एंगल है ये 2D में नहीं है। अगर 2D में होता तो आप एंगल अलग तरीके से बताते, 120 होता, बट यहां जो ये एंगल होता है बच्चों, ये एंगल होता है एग्जैक्ट 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर? 109 डिग्री 28 मिनट एंगल होता है। तो यहां पर अगर मैं रिंग स्ट्रेन या एंगल स्ट्रेन बोलूं तो 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 109 डिग्री 28 मिनट तो कितनी हो जाएगी? 0। इसलिए अपन बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन में रिंग स्ट्रेन नहीं होती। तो जो साइक्लोहेक्सेन्स हैं उनके अंदर जब भी एक साइक्लोहेक्सेन के एक से ज्यादा रूप बनाएंगे, सब में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होंगे। इसके जितने भी कन्फर्मर्स बनेंगे, आपको बता दूं 4 कन्फर्मर्स बनेंगे, अभी अपन डिटेल में बात करेंगे। चारों में ही एंगल स्ट्रेन 0 होगी। तो उन चारों का आपस में जब भी स्टेबिलिटी ऑर्डर अपन कंपेयर करेंगे तो कम से कम रिंग स्ट्रेन से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चारों में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब चारों में आपस में रिंग स्ट्रेन तो सेम होगी। तो बाकी 2 स्ट्रेन बच गई बच्चों, टॉर्सिनल स्ट्रेन या आपको बोलूं वान डेर वाल स्ट्रेन। इन दोनों स्ट्रेन से ही आप इनको कंपेयर करोगे। क्लियर? और यहां पर अपन ये चर्चा करेंगे, लेकिन ये वाली स्ट्रेन तो यहां पर नहीं होगी। क्लियर? तो मैं बात करूं इसका रिंग स्ट्रेन 0 है। अब बात करें एटम्स कैसे अरेंज होते हैं इसमें। हाइड्रोजन तो आप बता दिया कि ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर है। तो मैंने बोला कि जब भी रिंग नॉन प्लेनर है, रिंग की बात कर रहा हूं, ओवरऑल तो सारे साइक्लो एल्केन्स, जब भी एल्केन्स वर्ड आ जाए बच्चों, एल्केन मतलब sp3 हाइब्रिडेशन, sp3 मतलब sp3 का मतलब टेट्राहाइड्रल, तो वहां पर कोई भी ओवरऑल मॉलिक्यूल तो प्लेनर नहीं होगा। बट रिंग की बात करें तो रिंग इसमें नॉन प्लेनर है। रिंग नॉन प्लेनर है तो मैंने क्या बोला, जब भी रिंग नॉन प्लेनर होती है तो हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन एक्सियल होता है, एक हाइड्रोजन इक्वेटोरियल होता है, बना देते हैं। ये एक्सियल हाइड्रोजन बना देते हैं आपके, इससे 90 डिग्री पर ये एक्सियल, नो एक्सियल, ये आपका उड़ गया एक्सियल। क्लियर? और ये आपका एक एक्सियल H, ये दूसरा एक्सियल H, और इस से अपन अगर रिपल्सन मिनिमम करें तो उसका ऊपर की तरफ करा तो इसको अपन ज्यादा बेटर ये है कि इसको नीचे की तरफ H अपन ने किया, ये ऊपर की तरफ तो ये नीचे की तरफ, और ये नीचे की तरफ तो बगल वाले का ये हो गया ऊपर की तरफ, और ये ऊपर की तरफ तो ये ऊपर की तरफ तो इसका होगा ये एक्सियल नीचे की तरफ, और ये नीचे की तरफ तो इसका जो होगा ऊपर की तरफ।
क्लियर। अब अपन बात कर देते हैं इक्वेटोरियल की। इसमें देखिए किस चीज का ध्यान रखेगा, पहले थोड़ा देखिए, ये कार्बन और ये कार्बन नियर बाई है, तो एक का एक्सिस में तो रखना है 90 डिग्री रखना है, एक एक्सिस ऊपर की तरफ, दूसरे वाले का एक्सियल नीचे की तरफ, बगल वाला इसका नीचे की तरफ है तो बगल वाले का ऊपर की तरफ, बगल वाले का ऊपर की तरफ है तो उससे नेक्स्ट वाले का नीचे की तरफ। आप देख लीजिए, इसका ऊपर की तरफ बगल वाले का नीचे की तरफ, इसका नीचे की तरफ बगल वाले का ऊपर की तरफ, इसका ऊपर की तरफ अगले वाले का नीचे की तरफ, इसका नीचे की तरफ अगले वाले का ऊपर की तरफ, इसका ऊपर की तरफ अगले वाले का नीचे की तरफ, ताकि इनका आपस में जो CH बॉन्ड का रिपल्सन है, जिसको अपन नाम दिया था टॉर्सिनल स्ट्रेन, वो इसमें मिनिमम होता है। हाँ, ये जो बॉट फॉर्म है आपकी, सॉरी चेयर फॉर्म है, तो चेयर फॉर्म में टॉर्सिनल स्ट्रेन भी 0 माना है अपन ने। इसमें क्या CH बॉन्ड, ये इतनी सुंदर स्ट्रक्चर है इसकी, इतनी बेहतरीन अरेंजमेंट है कि इसके अंदर हर कोई एक CH बॉन्ड एक दूसरे के साथ 180 डिग्री पर, इस कार्बन का इस तरफ ऊपर की तरफ, अगले का नीचे की तरफ, फिर अगले का ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, तो इनके अंदर जो आपस में रिपल्सन है ऐसे, वो मिनिमम होता है। इसलिए इसके अंदर टॉर्सिनल स्ट्रेन यानी CH बॉन्ड के बीच में रिपल्सन जो है वो भी 0 मानते हैं, और यहां पर एंगल वाला स्ट्रेन जो है वो अपन ने 0 मान ही लिया। तीसरा वान डेर वाल स्ट्रेन, वो भी 0 है, क्योंकि वान डेर वाल स्ट्रेन मैंने बच्चों आपको क्या बोला था, बल्कि ग्रुप के कारण लगता है, हाइड्रोजन से बड़ी साइज का कोई होता है तो उसके कारण लगता है, ठीक है। तो इसमें जो है तीनों स्ट्रेन ऑलमोस्ट 0 है, इसलिए सबसे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होती है साइक्लो की। और मैंने बोला कि जो दूसरे हर एक कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन जो है वो आपका एक्सियल होता है और एक एक इक्वेटोरियल होता है। तो देखिए ये इस तरीके से अलग प्लेन में इक्वेटोरियल बना दिया, इसका ये इक्वेटोरियल बना दिया, इसका ये इस तरफ इक्वेटोरियल, 90 के अलावा कोई एंगल पर अरेंज, मेरे कहने का मतलब ये इक्वेटोरियल हो गया और इसका ये इक्वेटोरियल हो गया इस तरीके से, और इसका ये इक्वेटोरियल हो गया इस तरीके से। हर एक साइक्लोब्यूटेन की आपने सबसे मोस्ट स्टेबल साइक्लोब्यूटेन की स्ट्रक्चर, साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर देखी। हर एक कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन एक्सियल है, और एक्सियल में भी एक का एक्सियल ऐसे, अगले का ऐसे, फिर ऐसे, है ना, अल्टरनेटिवली ऊपर नीचे, परपेंडिकुलर अपवर्ड, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, रिंग के कंपैरिजन में परपेंडिकुलर अपवर्ड, नेक्स्ट में डाउनवर्ड करते हुए अपन एक्सियल बनाए, और एक एक हाइड्रोजन जो है वो 90 के अलावा किसी भी और जो मैक्सिमम स्टेबल पोजीशन है वहां पर साइड में किसी भी एंगल पर 90 डिग्री वाले को तो फिक्स है, 2 ही पोजीशन है, या तो परपेंडिकुलर अपवर्ड आएगा या परपेंडिकुलर डाउनवर्ड आएगा। बट इक्वेटोरियल में क्या, आप रिंग के साथ कितने भी डिग्री पर कहीं पर भी प्लेन के अंदर किसी भी प्लेन में मैक्सिमम स्टेबल पोजीशन पर लेके आ सकते हो, तो उसके कारण कभी भी आपका जो है टॉर्सिनल स्ट्रेन अरेंज नहीं होगा। क्लियर, ये अपने साइक्लो की स्ट्रक्चर की बात करी। तो अब अपन ये कह सकते हैं बच्चों, एक बात अपने समझ में आई कि इनको अगर चारों को अपन कंपेयर करें तो मैं यूं कह सकता हूं कि इन चारों में अगर मैं कंपेयर करूं तो रिंग स्ट्रेन के हिसाब से, रिंग स्ट्रेन के हिसाब से एंगल के रूप में मैंने रिंग स्ट्रेन बोला था, मेरे पास जो एंगल स्ट्रेन आया मेरे पास 4 है। एक है मेरे पास साइक्लो प्रोपेन, एक मेरे पास है साइक्लो ब्यूटेन, एक मेरे पास है साइक्लो पेंटेन, और एक मेरे पास है साइक्लो हेक्सेन। क्लियर बच्चों, और इसके अंदर मैं एंगल स्ट्रेन की बच्चों बात करूं, आपके सामने बकायदा स्ट्रक्चर बना के मैंने कैलकुलेट करके बनाया, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। एंगल स्ट्रेन की बच्चों बात करूं तो इसमें मैंने 109 डिग्री से इसका 60 डिग्री घटाया था, तो आया था 49.28, यानी नॉर्मल एंगल से खींच के 50 डिग्री मैंने इसको दबाया है, और इसको मैंने दबाया कितना 21.28, यानी नॉर्मल एंगल से दबा के 21 डिग्री का दबाव मैंने इस पर डाला है, और इस पर मेरे बच्चों आया था ओनली 1.28 डिग्री का, और इस पर 109 से 109 ही था 0 डिग्री का। तो मतलब ये बोलूं कि एंगल स्ट्रेन जो है सबसे ज्यादा किसमें, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, देन साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन में 0। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर, एंगल स्टेबिलिटी हमने बोला बहुत सिंपल बच्चों समझिएगा, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोई सा भी स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब तनाव, रिपल्सन, रिपल्सन जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम। तो बच्चों एंगल स्ट्रेन जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम, तो इस हिसाब से एंगल स्ट्रेन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं बच्चों यहां पर इन चारों में, तो मैंने पहले ही बोला था साइक्लोप्रोपेन से ज्यादा साइक्लोब्यूटेन से ज्यादा साइक्लोपेंटेन से ज्यादा साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन में एंगल स्ट्रेन 0, टॉर्सिनल स्ट्रेन मैंने, टॉर्सिनल स्ट्रेन कौन सी, जो इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, चेयर फॉर्म, ठीक है, सबकी मैंने मोस्ट स्टेबल ही ली थी, है ना। और वान डेर वाल स्ट्रेन भी जब तक कि कोई बल्कि ग्रुप नहीं लगा हुआ है, सिंपल साइक्लोहेक्सेन है तो वान डेर वाल स्ट्रेन भी
अप्रोक्सीमेट 0, इसलिए साइक्लोहेक्सेन को मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन्स अपन बच्चों कंसिडर करते हैं। इस बात को एक थर्मोडायनेमिक एंटिटी से, थर्मोडायनेमिक डाटा से भी अपन प्रूव कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो जरूर करेंगे, जरा चेक करते हैं। देखिए बच्चों, पहले जिस चीज से मैं प्रूव करने वाला हूं थोड़ा उसको समझिएगा। मेरे पास एक एंथैल्पी होती है जिसको अपन बोलते हैं कंबंशन, कंब्यूशन या दहन की ऊष्मा। कंबंशन एंथैल्पी, दहन की ऊष्मा। बच्चों कंबंशन एंथैल्पी होती क्या, पहले आप ये समझिए कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल को लेकर जब उसका कंप्लीट कंबंशन करते हैं, पूर्ण दहन करते हैं, और वो कंप्लीट ऑक्सीडाइज होता है CO2 में, इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, जो ऊर्जा बाहर निकलती है x किलो जूल पर मोल, माइनस का मतलब कंबंशन एंथैल्पी, एक आध कंपाउंड को छोड़ के, अपन थर्मो में पढ़ेंगे फिजिकल में, एक आध कंपाउंड को छोड़ के सबकी कंबंशन एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट करती है, एक्सोथर्मिक को हमेशा रिप्रेजेंट करती है, -x किलो जूल पर मोल है। क्लियर, ये कंबंशन एंथैल्पी होती है। अब देखिए कंबंशन एंथैल्पी से हम इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिसाइड कर देंगे। कंबंशन एंथैल्पी क्या कि पहले इस कंपाउंड का स्टेबिलिटी तोड़ा जाएगा और बाद में इसके ऑक्सीडेशन से साथ में गर्म भी करते हैं, एंथैल्पी बाहर निकलती। अब इसको मैं कंबंशन एंथैल्पी से किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं वो आपको समझाने का प्रयास करता हूं, समझिएगा। देखो कंबंशन एंथैल्पी होता है किसी भी पदार्थ के एक मोल मात्रा का जब पूर्ण दहन कराते हैं, पूरी तरीके से जला देते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जलाने का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2H2O में कन्वर्ट कर दिया, अगर हाइड्रोकार्बन है तो पूरा जला दिया। उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती, बाहर निकलती है, उसको हम दहन की ऊष्मा कहते हैं, वास्ते लगाने पर निकलने वाली ऊष्मा। क्लियर है ना? द एनर्जी रिलीजेस ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबंशन ऑफ द 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। Clear? Complete oxidation of the 1 mole of the substance, and during this reaction released energy, बाहर निकलने वाली, इवॉल्व होने वाली जो एनर्जी होती है उसको कंबंशन एंथैल्पी कहते हैं। बच्चों समझना, मेरे पास ये 2 बेंजीन है, एक मेरे पास बेंजीन की कोई इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है। बच्चों इतना तो आप सभी जानते होंगे कि ये बेंजीन की कोई मैंने इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्ट्रक्चर बनाई, और ये बच्चों इन सब की मिलीजुली स्ट्रक्चर जो अपन अनुनादी संकर कहते हैं, रेजोनेटिव हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, ये भी बेंजीन है, इस बेंजीन में डबल बॉन्ड अपन साइक्लिक अनुनाद करते हैं, ये बना देते हैं। ठीक है, ये सिंपल बेंजीन की इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है और ये आपकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर फर्स्ट है और ये सेकंड है। और आपको स्टेबिलिटी के हिसाब से बता दूं, अपन सब जानते हैं, नहीं तो रेजोनेंस में पढ़ेंगे, फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल सेकंड होती है। किसी भी कंपाउंड का जो रेजोनेटिव हाइब्रिड है वो मोर स्टेबल होता है, ये ज्यादा स्टेबल है। और अब इन दोनों कंपाउंड का ही मैं दहन कराऊं, कंबंशन कराऊं एयर की प्रेजेंस में, तो क्या है C6H6 है, तो मेरे पास 6 CO2 बनेगा और साथ में बैलेंस करके जो भी H2O लगना लग जाएगा। दोनों की सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहां पर इनके जो कंबंशन की एंथैल्पी कहलाएगी, यहां पर मान लीजिए X है और यहां पर जो कंबंशन की एंथैल्पी है -Y है। तो इसमें से आपको मैं बता दूं, X और Y में से जो X है वो बड़ा होगा Y से। क्यों? क्योंकि ध्यान से समझना, कंबंशन एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी पदार्थ को जलाने पर निकलने वाली ऊर्जा। लेकिन कोई पदार्थ सीधा जल के एंथैल्पी नहीं देगा, पहले उस कंपाउंड में जो मौजूद बॉन्ड है, जो भी स्टेबिलिटी के कारण है, पहले उनको तोड़ा जाएगा, पहले एनर्जी देंगे और फिर एनर्जी निकलेगी, और निकलने वाली एनर्जी में से जो खर्चा किया वो घटा देंगे, तो वो आपका फाइनली कंबंशन एंथैल्पी आएगी। अब इन दोनों पदार्थों में से ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, और बाद में सारे बॉन्ड सेम हो जाएंगे। जैसे इसकी रेजोनेंस को तोड़ोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, और बाद में कंबंशन होगी, सेम प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जो कंपाउंड ज्यादा स्थायी है, ज्यादा स्टेबल है, उस कंपाउंड को जला के एनर्जी निकालेंगे तो कम निकलेगी, क्योंकि कुछ एनर्जी उसकी जो स्थायित्व है, चाहे रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी हो, चाहे किसी और वजह से हो, कोई भी कंपाउंड चाहे अपने 3D ओरिएंटेशन के कारण ज्यादा स्टेबल हो, किसी भी वजह से, या उसका एंगल ऐसा है कि ज्यादा स्टेबल है, अगर कोई कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है तो उसको जला के जब एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी कम निकलेगी। क्यों कम निकलेगी? क्योंकि कुछ एनर्जी उसके स्टेबिलिटी को ब्रेक करने के लिए हमें देनी पड़ेगी, और देनी ज्यादा पड़ेगी तो ओवरऑल निकलने वाली एनर्जी क्या होगी? कम। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई कंपाउंड है और दोनों एक दूसरे के आइसोमर है या एक सिमिलर स्ट्रक्चर है, हम कंपेयर करने की स्थिति में है, तो एक बात ध्यान रखना क्या कि
किसी भी कंपाउंड की डेल्टा एच कंबंशन, इसको दहन की ऊष्मा कहते हैं, डेल्टा एच कंबंशन अगर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड कम है। कंबंशन की एंथैल्पी अगर कम है इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है। कम क्यों हुई एंथैल्पी? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ी। क्लियर? यही चीज मैं बाकायदा आंकड़े लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभी जो मैंने बात बोली थी प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर किया। सेम वही बात बच्चों इस एंथैल्पी के डाटा से भी बताता हूं कि ये ध्यान रखना कि दहन की ऊष्मा जिसकी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्लियर है ना? अब देखिए एक और बात, अब मैं इनको कंपेयर करता हूं। देखिएगा मैं कंपेयर कर रहा हूं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन मतलब C3H6, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन मतलब C4H8, साइक्लोपेंटेन मतलब C5H10 और साइक्लोहेक्सेन मतलब C6H12। क्लियर? अब इसकी अगर मैं टोटल इसका भी एक मोल लूं, इसका भी एक मोल लूं, इसका भी एक मोल लूं, इसका भी एक मोल लूं और एंथैल्पी ऑफ कंबंशन देखूं तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कंपेयर कर सकता? कि सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले अलग अलग, तो एंथैल्पी ऑफ कंबंशन नंबर ऑफ एटम या ब्रांचिंग अलग होने के कारण भी अलग अलग हो सकती है। अगर मुझे इनकी वैल्यूज से कंपेयर करना है तो मैं क्या करूंगा, इन सब में CS2 स्ट्रक्चर को अगर आप देखें C3H6 है ना, आप स्ट्रक्चर को देखें तो क्या है, कार्बन कार्बन और सब पर दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो इन सबको बनाने के लिए जो बेसिक एक स्ट्रक्चर है वो CS2 है। 3 CS2 से मिलकर साइक्लोप्रोपेन बन गया, 4 CS2 मिलकर के साइक्लोब्यूटेन बन गया, 5 CS2 मिलकर साइक्लोपेंटेन बन गया और 6 CS2 मिलकर साइक्लोहेक्सेन बन गया। तो इनके पर मोल के लिए इनके एक मोल को जलाने से, इसके एक मोल को जलाने से जितनी भी एंथैल्पी ऑफ कंबंशन बनी उसको 6 से भाग लगा दूंगा तो पर CS2 आ जाएगी। इसके एक मोल को जलाने से जितनी एंथैल्पी ऑफ कंबंशन निकलेगी उसको 5 से भाग लगा दूंगा क्योंकि 5 CS2 से मिलकर बना है, तो वो पर मोल CS2 एंथैल्पी कंबंशन आ जाएगी। क्योंकि पर CS2 निकालूंगा तो मॉलिक्यूलर वेट सबके लिए सेम आ जाएगा। हर CS2 के लिए बात कर रहा हूं तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा। तो इस तरीके से इनकी एंथैल्पी ऑफ कंबंशन मैं अगर लेता हूं, एंथैल्पी ऑफ कंबंशन लेके पर CS2 क्यों ले रहा हूं? क्लियर है क्या? पर CS2 इसलिए ले रहा हूं इनका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है। तो पर CS2 ग्रुप के साथ अगर मैं इनका डेल्टा एच कंबंशन लूं, दहन की ऊष्मा लूं, तो बाकायदा वैल्यू बता रहा हूं, बाहर निकलने वाली जो एनर्जी है उसकी वैल्यू बता रहा हूं। इसकी वैल्यू होती है, आप समझना इस वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि पर मोल नहीं है, इनके एक मोल को जलाने से एनर्जी एक्चुअल में कितनी निकलेगी? 697 गुना 3। इसकी जो एनर्जी थी उसमें 3 CS2 से भाग लगाया तो 697 आई। इसकी होती है 686 को 4 से गुना करूंगा तो इसके पूरे एक मोल की आ जाएगी। और इसकी जो एनर्जी है वो 664, इसको 5 से गुना करूंगा तो पूरे इसके एक मोल की आ जाएगी। और इसकी एनर्जी है 658 और इसके अगर मैं 6 से गुना करूंगा तो इसके पूरे मोल की आ जाएगी। लेकिन हमारे को कंपेयर करने के लिए इन सब के लिए पर CS2 हमने एंथैल्पी ऑफ कंबंशन देखा। और आप देख पा रहे हो मैंने क्या बोला था कि डेल्टा एच कंबंशन, ये आंकड़े सिर्फ मैंने जो पहले थ्योरेटिकल बात बताई एंगल से, उसी बात को सत्यापित करते हैं। उसका सबूत है, उसका वेरिफिकेशन है कि जो बात हमने एंगल से समझाई थी, एंगल स्ट्रेन से समझाई थी, ऑर्गेनिक के एंगल से, उसी को बच्चों मैंने फिजिकल के एंगल से भी समझाया है कि इनकी एंथैल्पी ऑफ कंबंशन के डाटा देख के हमने जो ऑर्डर एंगल से समझा है उस बात को हम वेरीफाई कर सकते हैं फिजिकल से। इसलिए तीनों सब्जेक्ट का प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए। तो एंथैल्पी ऑफ कंबंशन की बात करूं, डेल्टा एच कंबंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मैंने बोला स्टेबिलिटी, आप खुद देख सकते हैं पर CS2 इसलिए आगे आराम से कंपेयर कर पाए। आप देख पा रहे हो प्रोपेन की एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, उसके बाद में इसकी, उसके बाद में इसकी और इसकी सबसे कम है। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हुआ? साइक्लोप्रोपेन का एनर्जी सबसे ज्यादा और एनर्जी एंथैल्पी ऑफ कंबंशन ज्यादा तो स्टेबिलिटी सबसे कम। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, इसके बाद इसकी स्टेबिलिटी, इसके बाद स्टेबिलिटी साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। और यहां तक आता है मैं ये बात दो तरीके से, एंगल स्ट्रेन से, कोण की संख्या से, कोण की वैल्यू से, 109 डिग्री से कितना दबा दिया, इसको हमने एंगल स्ट्रेन बोला कि 109 डिग्री से दबा के कितना घटा दिया। आपने अपनी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, आपको साइक्लोप्रोपेन बनाना था तो आपको एक प्लेन में ट्राइंगल बनाना था, तो इसके लिए आपने
आपको 60 डिग्री एंगल लाना ही था। आपने अपनी स्ट्रक्चर बनाने की, आपने साइक्लो स्ट्रक्चर बनाने की मजबूरी के चक्कर में जो एक sp3 कार्बन की जो नॉर्मल एंगल होती है उसको कितना दबाया, कितना कंप्रेस कर दिया, इसको हमने नाम दिया एंगल स्ट्रेन या रिंग स्ट्रेन। कि रिंग बनाने के चक्कर में आपको कितना बॉन्ड को तनाव में लाना पड़ा, इसको रिंग स्ट्रेन बोला। और रिंग स्ट्रेन से भी हमने देखा प्रोपेन सबसे लेस स्टेबल था, ठीक है, क्योंकि उसका रिंग स्ट्रेन या रिपल्सन सबसे ज्यादा था। एट द सेम टाइम हमने जब थर्मोडायनेमिक से एंथैल्पी ऑफ कंबंशन पर CS2 निकाला तो ये भी इसका हाईएस्ट है, और ये जिसका हाईएस्ट उसकी स्टेबिलिटी मिनिमम। अगेन आई कैन से विद लाउडली कि साइक्लोप्रोपेन इज मिनिमम स्टेबल, देन साइक्लोब्यूटेन, देन साइक्लोप्रोपेन एंड देन साइक्लोहेक्सेन।